स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, जिसकी शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में जीतन राम मांझी और जेडीयू के बीच बढ़ी तकरार, बैठक बुलाने के तरीके पर उठाया सवाल। कल पार्टी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर हो सकता है फैसला। नीति आयोग की पहली बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यों और अर्थशास्त्रियों से करेंगे देश के आर्थिक हालात और बजट पर बात। दिल्ली में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पार्टियों का घर घर जाकर प्रचार पर जोर। दिल्ली में चर्च पर हमलों पर पुलिस ने सौंपी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट, घटनाओं के आपस में जुड़े होने से इनकार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता पर जताई चिंता, कहा आज के हालात देखकर महात्मा गांधी भी रह जाते स्तब्ध। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार में राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने 7 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाए जाने का विरोध किया है। इस बैठक में मांझी के भविष्य का फैसला किया जाएगा। इस बीच मांझी ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं। माना जा रहा है कि मांझी आज अपने विरोधी रहे 3 मंत्रियों को हटाने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी ही पार्टी से 2-2 हाथ करने के मूड में आ गए हैं। माना जा रहा है कि मांझी आज 3 मंत्रियों, पथ निर्माण मंत्री लल्लन सिंह, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और वन और पर्यावरण मंत्री पीके शाही को मंत्री परिषद से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करेंगे। मांझी ने ये कदम खुद को बेदखल किए जाने की खबरों के बाद उठाया है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने शनिवार को पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई है। मांझी ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री का है, न कि पार्टी अध्यक्ष का। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर उनका विरोध बढ़ गया है। देखिए, वो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी ने ही उन्हें नामित किया है। जनता का जो मैंडेट है वो श्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में रहा है। वो श्री नीतीश कुमार जी द्वारा नामित मुख्यमंत्री हैं। इस बीच दूसरे दल भी मांझी के समर्थन में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वो मांझी के साथ हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को चेताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि नीतीश एक दलित मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि महादलित परिवार के व्यक्ति जीतन राम मांझी को बनाया है, महादलित में संदेश दे रहे थे। आज एक महादलित मुख्यमंत्री को अपमानित करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी। कुछ नहीं है, हम लोग उनके साथ में हैं। नीतीश कुमार ने दलित महादलित को अलग बांटा था। हम दोनों भाई एक ही हैं और हम उसको हटने के लिए नहीं देंगे। और जो हटाने की कोशिश करेंगे तो जब उनके हटने के बाद कोई बनेगा नहीं, वही रहेगा। अभी ये तय नहीं है कि शनिवार को होने वाली बैठक में मांझी शामिल होंगे या नहीं। बैठक के एजेंडे पर भी जेडीयू नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नीतीश कुमार से दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अनुरोध किया जाएगा। खबरों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मांझी को मनाने में जुटे हैं ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा के लिए कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने 714 पोलिंग बूथ को संवेदनशील और 191 को अति संवेदनशील घोषित किया है। दिल्ली के करीब 1 करोड़ 33 लाख मतदाता 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मैराथन प्रचार के बाद दिल्ली में अब शांति का माहौल है। राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन उनकी आंच धीमी है। शनिवार को होने वाले मतदान का अब सबको इंतजार है। चुनाव आयोग ने भी मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। All these EVMs, as you would be knowing, have gone through multi-level checking from with the involvement of all the stakeholders, including candidates or their representatives. And this is done under videography also. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12,083 मतदान केंद्र बनाए हैं। इतनी ही संख्या में ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। मतदान प्रक्रिया में 65,791 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 70 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 व्यय पर्यवेक्षक, 3 पुलिस पर्यवेक्षक और 1311 माइक्रो पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। We have a team of more than 95,000 government employees
drawing from the NCT of Delhi, from central government ministries, from autonomous bodies. So we have a large number of these election duty staff who are involved in the whole election process. दिल्ली की सियासत की पहेली सुलझाने के लिए लोगों ने आंकड़ों पर नजरें गड़ा रखी है। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 58 सामान्य श्रेणी की है और 12 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। देश की राजधानी में कुल 1,33,14,215 मतदाता है। इसमें 73,89,089 पुरुष और 59,19,127 महिला शामिल है। 18 और 19 वर्ष के मतदाताओं की तादाद 2,27,316 है। दिल्ली के मैदान में उतरे 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इन्हीं के हाथों होना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि हर सीट पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं, लेकिन कुछ सीटों पर लोगों की खास नजर होगी। उम्मीदवारों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार बुराड़ी और सबसे कम 4 उम्मीदवार अम्बेडकर नगर सीट पर है। विकासपुरी में सबसे ज्यादा 3,25,246 और चांदनी चौक में सबसे कम 1,13,777 मतदाता है। 7 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 7 फरवरी के मतदान के दौरान सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है। दिल्ली पुलिस ने साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधिकारी चुनाव आयोग के साथ लगातार बैठक करके तालमेल से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे चुनाव पर देश भर की नजर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित और भयमुक्त मतदान के लिए खास इंतजाम किए हैं। पुलिस का सबसे ज्यादा ध्यान शराब की तस्करी रोकने और कानून व्यवस्था लागू करने पर है। इसके लिए दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की निगरानी और जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये हमारा फोकस है, जगह जगह हमारी पेट्रोलिंग रहेगी, पिकेट्स रहेंगी और बाकी जो बूथ्स हैं जो क्रिटिकल है उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है ताकि उस दिन वहाँ पर एडिक्वेट इंतजाम रखा जा सके, एडिक्वेट पेट्रोलिंग रखी जा सके। पुलिस की पहले से ही पूरी दिल्ली में शराब के ठेकों, बैंकों, होटलों और रेस्टोरों पर नजर है। पुलिस ने इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया है। ऐसे केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। We are confident that the elections will go without any untoward incident. How many polling stations have declared sensitive? You see, number is over 500 and precise number is not really relevant. But wherever we require additional arrangements, we have made additional arrangements. मतदान के दौरान सुरक्षा और निगरानी में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 147 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। आपराधिक छवि वाले लोगों की गिरफ्तारी के साथ हथियारों की जब्ती का काम पुलिस पहले ही कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में गुरुवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रोड शो किया, तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसभाएं की। बीजेपी के उम्मीदवार गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म होने तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 318 सभाएं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हुई। पार्टी के 120 सांसद और कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे। पार्टी ने दिल्ली में स्पष्ट बहुमत हासिल होने का दावा किया है। कांग्रेस ने भी सभी 70 सीटों पर गुरुवार को रोड शो किया। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर माजरा में इसकी अगुवाई की। रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। कुछ इस अंदाज में सड़कों पर नजर आए। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ आखिरी दिन पूरे जोश से मैदान में उतरे। श्याम सुंदर के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ आज अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी महासचिव, सचिव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिए राज्यों के पदाधिकारियों से मांगे गए सुझाव पर भी चर्चा की जाएगी।
माना जा रहा है कि पार्टी संगठन में कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है और युवा नेताओं को अहम भूमिका दी जा सकती है। योजना आयोग की जगह बने नीति आयोग की पहली अहम बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने और बजट पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए बुलाई गई है। बजट से पहले होने वाली इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया समेत नीति आयोग से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में नीति आयोग को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के आकलन और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने सालाना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 750 एनजीओ को नोटिस भेजा है। इनमें मनीष सिसोदिया की संस्था कबीर भी शामिल है। इसके अलावा विश्व गुजराती समाज नाम के संगठन को भी नोटिस दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस एनजीओ के संरक्षक थे। 748 एनजीओ को विदेश से मिले धन और खर्चे का ब्यौरा देने में नाकाम रहने पर नोटिस भेजा गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इन संगठनों को आमदनी और खर्च का ब्यौरा, रसीद और बैलेंस शीट के साथ हर साल रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को धार्मिक स्थलों पर हाल में हुए हमले के मामले में रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें इन हमलों में कोई खास पैटर्न और आपस में संबंध नहीं नजर आने की बात कही गई है। बीते 2 महीने में ऐसे 5 मामले सामने आने पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। इस बीच गिरजाघरों पर हमलों के विरोध में ईसाई संगठनों ने गुरुवार को दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली में गिरजाघरों पर पिछले कुछ हफ्तों में हुए हमलों का गुस्सा गुरुवार को कुछ इस तरह फूटा। ईसाई संगठनों ने गोल मार्केट इलाके में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के पास प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की ओर बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कुछ प्रतिनिधियों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी चिंता बयान की। होम मिनिस्टर साहब ने सीपी से बात करी है और सीपी साहब ने भी एश्योरेंस दिया है कि हर एक चर्च के बाहर देयर विल बी प्रोटेक्शन दी जाएगी, पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। Since this time, the Prime Minister didn't speak anything about this issue. He is very talkative on different issues, but on this particular issue, he never said a single word on this issue. इस बीच दिल्ली पुलिस ने चर्च पर हमलों के दोषियों का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके लिए बड़ी सरगर्मी से जो है तफ्तीश की जा रही है। जो कंसर्न एसएचओ है और एसीपी है उसको बता दिया गया है कि आप अपने बाकी काम जो रूटीन काम छोड़ के इस केस के ऊपर अच्छे से फोकस करें और ताकि जल्दी से जल्दी जो है कल्प्रिट को पकड़ लिया जाए। हालांकि इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी उस भीड़ में शामिल थे, जो भीड़ एजिटेट कर रही थी होम मिनिस्टर के घर के सामने चर्च वाले अटैक के मसले पर, यह पूरे राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का साजिश है। I am here in my personal capacity to express solidarity. It is in national interest, not in political interest. दिल्ली में दिसंबर से अब तक गिरजाघरों पर कुल 5 हमले हो चुके हैं। सबसे ताजा मामला 2 फरवरी को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है, जहां सेंट अल्फांसो चर्च को निशाना बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने इसे चोरी का मामला करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एलसी गोयल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्हें अनिल गोस्वामी की जगह पर गृह सचिव बनाया गया है। अनिल गोस्वामी को पूर्व केंद्रीय मंत्री मतन सिंह की मदद करने के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि उन्होंने मतन सिंह की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई पर दबाव डाला था। कांग्रेस ने गोस्वामी को हटाने के तरीकों पर सवाल उठाया है। 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी एलसी गोयल ने केंद्रीय गृह सचिव का पद संभालने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गोयल इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। अनिल गोस्वामी की जगह गृह सचिव बनाए गए एलसी गोयल का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस बीच कांग्रेस ने बड़े पदों से अधिकारियों को हटाने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। It is the Prime Minister's office which is trying to control. Even they are all want to steamroll their wishes, and the bureaucracy is being humiliated and insulted as never before. विपक्ष के सवालों पर सरकार ने सफाई दी है। उसका कहना है कि ये कदम पारदर्शी तरीके से उठाया गया है और ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है देश के सामने में, और उसी लिहाज में हम लोग चीज को देखना चाहिए।
अनिल गोस्वामी पर शारदा चिटफंड मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पीएमओ में तलब भी किया गया। सरकार की ओर से गोस्वामी को पद छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होना था। इससे पहले विदेश सचिव सुजाता सिंह और डीआरडीओ के प्रमुख अविनाश चंद्र को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले पद मुक्त कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के सौर ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य साल 2020 तक 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करना है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात 15वें दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन में कही है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को स्वच्छ वातावरण देना इस सरकार की प्राथमिकता बताया। 100,000 megawatt is not a small thing. It means that 145 million tons of carbon emissions saved per year. We will achieve our 100,000 megawatt target of renewable energy by 2020. करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे सृंजॉय बोस ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बोस ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सृंजॉय बोस को बुधवार ही कोलकाता की एक अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। उन्हें सीबीआई ने 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था। टीएमसी सांसद कुणाल घोष और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे मदन मित्रा पहले ही इस मामले में जेल में हैं, जबकि टीएमसी सांसद मुकुल रॉय से सीबीआई ने हाल में पूछताछ की है। इस बीच टीएमसी की मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले की जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के उन आरोपों को भी नकार दिया जिसमें सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। वहीं शारदा मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को गुरुवार को अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नामांकन के वक्त अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाता है तो उसका निर्वाचन रद्द घोषित किया जाना चाहिए। अदालत का यह फैसला तमिलनाडु में कोयंबटूर के एक पंचायत अध्यक्ष के मामले में आया है, जिसने 2006 में नामांकन के वक्त आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। अदालत ने कहा कि जानकारी को जाहिर नहीं करना मतदाता के अधिकारों का हनन है। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम हो सकता है। खबरें लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी, लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर, नहीं बोलता ये किरदार लेकिन सब हैं खबरदार, पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। गुजरात में 9 और लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। इस साल राज्य में इस बीमारी से 62 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। देश के करीब 12 राज्य H1N1 वायरस की चपेट में हैं और रोज सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर 59 विधायकों ने जेलियांग के समर्थन में वोट डाला। जेलियांग के पक्ष में मतदान करने वाले विधायकों में एनपीएफ के 37, कांग्रेस के 8, बीजेपी के 4, एनसीपी और जेडीयू के 1-1 और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं।
दरअसल 5 जनवरी को सत्ताधारी नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 38 में से 22 विधायकों ने जेलियांग के नेतृत्व में बनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए राज्यपाल पीबी आचार्य ने विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की विशेष आपात बैठक बुलाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है। हाई प्रोफाइल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत में धार्मिक असहिष्णुता के मामले देखकर महात्मा गांधी स्तब्ध रह जाते। ओबामा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब व्हाइट हाउस ने धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे पर नई दिल्ली में भारत में दिए गए उनके सार्वजनिक भाषण पर सफाई दी थी और इसे किसी पार्टी को लेकर दिए गए बयान से जोड़कर नहीं देखने की बात कही थी। ओबामा के नई दिल्ली के बयान को बीजेपी पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा था। इराक के विवादित किरकुक इलाके से 11 भारतीय नर्सों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि सभी नर्स केरल से हैं और फिलहाल वो इरबिल में हैं। इरबिल ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है। उनकी वापसी की तैयारी की कोशिश की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी से बातचीत करके उन्हें नर्सों की वापसी की सूचना दी है। वहीं पिछले साल हिंसाग्रस्त क्षेत्र मोसूल से अगवा किए गए 40 भारतीयों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं। इनमें से ज्यादातर पंजाब के थे। इस्लामिक स्टेट ने पिछले साल जून में इन्हें अगवा कर लिया था। जॉर्डन ने अपने पायलट की हत्या के जवाब में आईएस के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। ज्यादातर हमले पूर्वी सीरिया के देर अल जोर और रक्का के नजदीक किए गए। सेना के एक बयान के मुताबिक आईएस के प्रशिक्षण शिविरों और विस्फोटकों के खात्मे के लिए जॉर्डन ने 10 लड़ाकू विमान तैयार किए हैं। इसके अलावा आईएस से निपटने के लिए अमेरिका भी जॉर्डन के हमलों में साथ दे रहा है। उधर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कल अम्मान में जॉर्डन के सेना मुख्यालय का दौरा करके आईएस पर किए जा रहे हमलों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पायलट के गृहनगर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात की। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक रॉकेट हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। एक निगरानी समूह के मुताबिक इस्लामी सेना विद्रोहियों का 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है। इस्लामी सेना विद्रोहियों के किए गए इस रॉकेट हमले से बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबर है। वहीं यूक्रेन में शांति बहाली के लिए जर्मनी और फ्रांस ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर कीव में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक होलांद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको से कल मुलाकात की। इस प्रस्ताव को आज रूस के सामने रखा जाएगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने प्रस्ताव को अहम बताते हुए इस पर अमल करने पर जोर दिया है। प्रस्ताव में संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई, विदेशी सेना की वापसी, सीमा विवाद को खत्म करना जैसे विषय शामिल हैं। वहीं नाटो के सदस्य यूरोपीय देशों ने यूक्रेन संकट से निपटने के लिए नाटो में अपना सहयोग बढ़ाने पर रजामंदी जताई है। नाइजीरिया की राज्य परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 14 फरवरी का वक्त तय किया है, लेकिन ये तारीख स्थगित भी हो सकती है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ ने पिछले महीने विपक्ष की नाराजगी की वजह से चुनाव की तारीख बढ़ाने की बात कही थी, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र के वितरण का काम धीमी गति से चल रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसने 44 करोड़ मतदाता पहचान पत्र बांट दिए हैं। ओंडो राज्य के गवर्नर ने बताया कि चुनाव में महज 7 दिन बाकी हैं और 34% नाइजीरियन अपने अपने मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन चुनाव को सुरक्षित तरीके से कराना एक बड़ा मसला है। Issues of the fact that 7 days to election, about 34% of Nigerians still cannot access their permanent voters card
because a major issue that was discussed, issue of state of preparedness of security agencies to conduct election nationwide. बात राष्ट्रीय खेलों की करते हैं। केरल में 35वें राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन स्क्वॉश में सौरभ घोषाल और जोशना चिन्नाप्पा ने पुरुष और महिला सिंगल्स के खिताब जीत लिए। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब तमिलनाडु के एंथनी अमलराज ने हासिल किया। महिला सिंगल्स का खिताब की शामनी ने अंकिता दास को हराकर जीता। वहीं बात करें महिलाओं की 75 किलो वेट लिफ्टिंग की, तो इसमें हरियाणा की कविता देवी ने सोना जीता। पदक तालिका में सेना 31 स्वर्ण, 11 रजत और 11 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ फिर पहले स्थान पर आ गया है। हरियाणा भी 25 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार में जीतन राम मांझी और जेडीयू के बीच बढ़ी तकरार, बैठक बुलाने के तरीके पर उठाया सवाल। कल पार्टी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर हो सकता है फैसला। नीति आयोग की पहली बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यों और अर्थशास्त्रियों से करेंगे देश के आर्थिक हालात और बजट पर बात। दिल्ली में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पार्टियों का घर घर प्रचार पर जोर। दिल्ली में चर्च पर हमलों पर पुलिस ने सौंपी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट, घटनाओं के आपस में जुड़े होने से इनकार। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता पर जताई चिंता, कहा आज के हालात देख महात्मा गांधी भी रह जाते स्तब्ध।